हेलो 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 हेलो। चलो, अपन आज शुरू करें ऐसे 570 से, दैट इज गोइंग कंसर्न। ये आपने वही स्टैंडर्ड के नोट्स टेलीग्राम पे फ्री पे अपलोडेड, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो, अपना जो ऐसे 570 है दैट टॉक्स अबाउट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि मेरी एंटिटी आज एग्जिस्ट कर रही है ना, आगे भी एग्जिस्ट करते रहेगी। दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूज़ करते हो कि आपकी एंटिटी आगे चलती रहेगी फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, अनलेस देर आर सम कंडीशन, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बॉस शायद मेरी एंटिटी माइट नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, या इट माइट बिकम अनप्रॉफिटेबल, जिसकी वजह से मुझे इसको बंद करना पड़े। तो आपको जो गोइंग कंसर्न है वो पूरा इसी के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो ये क्या बोलता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट, देखो, अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और सीज ऑपरेशन। तो देखो, जब तक मैनेजमेंट के ऐसे कोई प्लान्स नहीं कि हम लिक्विडेट करने वाले या पूरे बिजनेस को बंद करने वाले, तब तक हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो सब गोइंग कंसर्न पे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू असेस कि वेदर गोइंग कंसर्न है या नहीं है। ठीक है, तो अब ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट। देखो, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन यूज किया गोइंग कंसर्न, इज इट वैलिड और नॉट। डज दिस एंटिटी के फाइनेंशियल्स को देख के ऐसा लगता है कि भाई विल द एंटिटी बी एबल टू continue in the future। फिर नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब उनको कुछ चेक्स करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे टू चेक कि भाई मेरी एंटिटी इज इट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न और नॉट। तो दैट इज योर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। फिर क्या है, ऑडिटर आइडेंटिफाइज इवेंट्स दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑडिटर क्या करेगा, ही विल आइडेंटिफाई इवेंट्स, अगर ऐसे कोई इवेंट्स है विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब मान लो आप जो बिजनेस करते हो वो गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस निकाल रहा है या निकाल चुके हैं कि आपका जो पूरा बिजनेस है उसी को वो पूरा इलीगल कर दे रहा है, या फिर उसमें कुछ ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस कर दे रहे हैं जिसकी वजह से यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू कंटिन्यू योर बिजनेस। तो ऑडिटर ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई करेगा कि देखो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं बाहर एनवायरनमेंट में, तो आप बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। तो वो चेक करेगा ऐसे इवेंट्स विच विल कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एंड फिर क्या, ही विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, अब एडिशनल प्रोसीजर्स के बाद ही विल चेक, वो कुछ कंक्लूजन निकालेगा। सबसे पहला कंक्लूजन है, इफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट इज इनअप्रोप्रिएट। अगर ऑडिटर को लगता है कि मेरा जो गोइंग कंसर्न बेसिस है वो इनअप्रोप्रिएटली यूज किया, इट शुड नॉट हैव बीन यूज्ड, माय एंटिटी डज नॉट सीम टू बी हैव अ गोइंग कंसर्न बेसिस, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में ही विल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन। फिर क्या है, इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कि बॉस पहले वाले में तो हमने बोला कि भाई इट इज सीधा सीधा इनअप्रोप्रिएट। सेकेंड वाले इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी के लिए तो अप्रोप्रिएट है बट देर इज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू द फ्यूचर। तो फिर यू विल डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक रेलेवेंट डिस्क्लोजर। तो ये केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर होना चाहिए कि देखो अभी तक के लिए तो हम गोइंग कंसर्न है बट आगे देर इज सम मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो अगर डिस्क्लोजर है, अगर कंपनी ने इटसेल्फ डिस्क्लोजर डाल दिया है रिपोर्ट में, तो फिर तो वेल एंड गुड, यू विल एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन कि देखो डिस्क्लोजर डालना था रिपोर्ट में, डिस्क्लोजर हमने डाल दिया है। बट अगर रिपोर्ट में ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, देर इज नो सच डिस्क्लोजर, देन यू विल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एन एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, एंड आपका थर्ड क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक असेसमेंट। मैनेजमेंट असेसमेंट ही नहीं कर रहा है, चेक ही नहीं कर रहा है कि मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस पे एंटिटी है या नहीं है। तो यू आप उस बेसिस पे यू विल कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप देखो कि भाई इस केस में आपको क्या करना है, कि आपको खुद से असेसमेंट करना रहेगा क्या, या आपको कोई एक्सपर्ट बुलाना रहेगा, वॉट एवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपके एडिशनल प्रोसीजर्स। तो
when management has not yet performed assessment of entity's ability to continue as a going concern, you will request them to make assessment. देखो हमने पढ़ा था कि ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैनेजमेंट की ही होती है. इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक गोइंग कंसर्न है या नहीं. तो जब मैनेजमेंट ने नहीं किया, यू विल रिक्वेस्ट देम. सेकेंड पॉइंट क्या है? इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन एंड वेदर द आउटकम ऑफ दीज प्लान्स इज लाइकली टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड वेदर दीज प्लान्स आर फीजिबल इन द सर्कमस्टांसेस. देखो आपके जो सभी मैनेजमेंट प्लान्स बन रहे हैं, जो सभी आपका मैनेजमेंट प्लान फ्यूचर के लिए बन रहा है, आप उनको चेक करोगे कि इससे मेरी सिचुएशन इंप्रूव होगी क्या, एंड आर दे फीजिबल. मतलब क्या मैं इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ ये प्लान्स को. थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिडरिंग वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड द असेसमेंट. देखो मैनेजमेंट ने जिस दिन पे असेसमेंट बनाया था, सपोज उन्होंने बैलेंस शीट डेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन बनाए थे, उन्होंने उस दिन पर असेस किया था. हम कब कर रहे हैं? हम तो उसके बाद वाले पीरियड में कभी असेस कर रहे होंगे ना. तो अगर वो डेट से ये डेट के बीच में अगर कोई ऐसे इवेंट्स हुए, तो हमें उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल गया, सपोज कंपनी का एक मेजर प्लांट है, उसमें आग लग गई, तो ऐसे कोई चीज़ें अगर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड बिटवीन हम जब भी असेस कर रहे हैं उसमें अगर ऐसे कोई इवेंट्स हुए, तो वो सब भी आपको देखने पड़ेंगे. एंड लास्ट क्या है? रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन. आपका ये ऐसे 580 में फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट फ्रॉम TCWG रिगार्डिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन. आपको उनसे आपको रिटन में लेना पड़ेगा कि बॉस आपके आगे के क्या प्लान्स है, सो दैट आप इससे समझ पाओ कि मेरी एंटिटी का फ्यूचर क्या है, विल इट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट. ठीक है. एंड अब अपन आते हैं ऐसे के लास्ट पार्ट पे, दैट इज कंडीशंस दैट मे कास्ट डाउट अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन. देखो कौन से ऐसे कंडीशंस या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरा जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, जो एंटिटी का जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, उस पर कुछ डाउट आए. तो आपके 3 कंडीशंस है. फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, सेकंड इज योर ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड थर्ड इज योर अदर्स. ठीक है. फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स, ये आपकी की बन जाती है फू. ठीक है. तो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में क्या क्या आ जाते हैं कि नेट लाइबिलिटी कंडीशंस. देखो ये सब आपके बैलेंस शीट फिगर्स पे. तो अगर आपकी सपोज नेटवर्थ नेगेटिव है, योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स, या नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरोइंग्स. आपने जिनसे बोरोइंग्स ली थी वो अब आपको वापस बोरोइंग्स नहीं देना चाह रहे, मतलब आपने कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे ना, वरना कोई आपको लोन क्यों नहीं देना चाह रहा है. तो दैट इज योर नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरोइंग्स. फिर आपके एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, आपके जो भी फाइनेंशियल रेशियोज है उन सबका एक आइडियल रेशियो होता है कि भाई ये कंपनी में आइडियल ये उतना होना चाहिए. तो इफ़ इट इज़ बिलो दैट रेशियो तो आपके एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज है. अगर आपके कोई भी सब्सटैंशियल लॉसेज हुए कि आप लॉस करना था, ईयर पे ईयर लॉस करे जा रहे हो. और आखिरी का इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, आप अपने वर्किंग कैपिटल, आप अपने क्रेडिटर्स को ही नहीं पे कर पा रहे हो, तो फिर आपका गोइंग कंसर्न में ऑफकोर्स आपका जो अजम्पशन है उस पर डाउट आएगा. फिर क्या आपके ऑपरेटिंग कंडीशंस. ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है? देखो ये तो क्लियर कट पॉइंट है. मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी. अगर मैनेजमेंट चाहती है कि हम एंटिटी को बंद करना चाहते हैं, तो फिर ये सब आपके ऑपरेशन कंडीशन में आ गया. लॉस ऑफ की मैनेजरियल पर्सन. अगर आपके बिजनेस में आपके जो की मैनेजरियल पर्सन है, जो आपके इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, अगर वो या तो छोड़ के चले गए या फॉर सम रीज़न उनकी डेथ या कुछ होगी, तो उससे आपके ऑपरेटिंग कंडीशंस पर डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. तीसरा क्या है? लेबर डिफ़िकल्टीज. आपके जो सब भी लेबर है, आप वो काम नहीं करना चाहते, वो स्ट्राइक पे चले गए, या फॉर वट एवर रीज़न आपकी लेबर डिफ़िकल्टीज हो रही है. एंड लास्ट है आपका शॉर्टेज ऑफ इम्पॉर्टेंट सप्लाईज. मान लो आप एक ही वेंडर पे डिपेंडेंट थे और वो वेंडर फॉर सम रीज़न या तो बंद हो गया या तो अब आपको नहीं दे रहा है, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. आपका जो रॉ मटेरियल अब वो आ ही नहीं रहा है. जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे बनाओगे? फिर लास्ट पॉइंट है आपका अदर, दैट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. देखो अगर गवर्नमेंट ही आपको बंद करवा दे रहे हैं तो फिर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे. सेकंड क्या है? पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी. कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स इतने बड़े अमाउंट के होते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो जाती है वो एक लॉ सूट के वजह से. एंड तीसरा है चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन. अगर कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज, कोई भी रेगुलेशन ऐसे बनाए हैं जिससे कि आपकी कंपनी के ऑपरेशन या आपकी कंपनी पे सिग्निफिकेंट रिस्क आती है कि भाई ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, तो ये सब आपके गोइंग कंसर्न बेसिस पे अफेक्ट करती है. ठीक है. एंड इसी से अपना ये ऐसे भी खत्म हो जाता है. चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपन आगे बढ़ते हैं.